वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसी चल रही है आप लोगों की? चल रही है मैडम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह होपफुली अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, हम सब मुंतजर हैं। ओके, आज क्विकली हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखते हैं, ठीक है। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कुछ खासियत है, वो ये कि देखिए रोजमर्रा की जिंदगी में हम चाहे हमें क्रिमिनल लॉ की जरूरत पड़े ना पड़े, उसी तरह सिविल लॉ की जरूरत पड़े ना पड़े, इंटरनेशनल लॉ की जरूरत पड़े ना पड़े, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक ऐसा एक्ट है कि जाने अनजाने यानी रोज हम कुछ ना कुछ खरीदो फरोख्त करते हैं, कुछ ना कुछ एग्रीमेंट्स एंटर करते हैं, कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं। कहीं कोई जायदाद ले रहा होता है, कहीं कोई और यू नो मतलब Indian Contract Act is definitely used somewhere. Definitely it comes into picture in daily usage. तो इस लिहाज से Indian Contract Act एक इम्पोर्टेंट एक्ट है। हाँ अनवर, आपका क्या सवाल है? मैडम ये सेशन रिकॉर्ड नहीं हो रहा है मैडम। Okay, I request the host Recording in progress. I think yes, it has been done. They have started. Okay, Thank thank you so much. Okay, so Indian Contract Act came into force on 1st September 1872. मतलब ये जो एक्ट है ये आजादी से काफी पहले यानी फोर्स में आया। तो ये जो लेजिस्लेशन है ये ब्रिटिशर्स ने बनाया है, राइट। 1872 का ये एक्ट है एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 1st सितंबर 1872। इसका मतलब ये हुआ कि आजादी से काफी पहले ये लेजिस्लेशन फोर्स में आया और इसे ब्रिटिशर्स ने बनाया था। और इसमें टोटल 266 सेक्शंस थे, जिनका डिवीजन कुछ इस तरह है। प्लीज पेज 1 बताइएगा। नो, दिस इज नॉट पेज 1। प्लीज सेक्शंस वाला पेज बताइए, सेक्शंस वाला। चेंज द पेज प्लीज। यस, क्या आप लोग सब देख रहे हैं स्क्रीन को? Yes मैम। यस मैम। ये एक्ट आया था फोर्स में 1 सितंबर 1872 को और इसमें टोटल सेक्शंस थे 266, जिनका डिविजन्स यहाँ देखें कुछ इस तरह था। सेक्शन 1 to 75 तक जनरल प्रोविजंस की बात की गई है। ओके, सेक्शन 76 to 123 deals with sales of goods act. Section 124 to 147 indemnity and guarantee, ये एक important topic है। Section 148 to 181 bailment and pledge के बारे में बात करता है। Section 182 to 238 speaks about agency and Section 239 to 266 speaks about partnership. पर 1930 में क्या हुआ कि इस एक्ट का ये जो पार्ट है 76 to 123 इसको हटा दिया गया और एक सेपरेट लेजिस्लेशन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बना दिया गया। सिमिलरली 1932 में इस एक्ट का लास्ट पार्ट आप देख रहे हैं, सेक्शन 239 से 266 को हटा दिया गया और एक सेपरेट लेजिस्लेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बना दिया गया। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अब जो बचे ये हैं, ये प्रोविजंस हैं। सेक्शन 171 to 75, section 124 to 147, section 148 to 181 and section 182 to 238.
तो ये जो दो एक्ट्स हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सेक्शन 176 टू 123, इसको इन सेक्शंस को हटाकर एक अलग लेजिस्लेशन इनैक्ट किया गया और जिसको गुड्स सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कहा गया। उसी तरह 213 सेक्शन 239 से 266 को भी एक अलग लेजिस्लेशन बनाया गया और उसका नाम रखा गया पार्टनरशिप एक्ट। मैम अभी जो सेल्स टैक्स बोलते हैं वही है मैम ये? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एक अलग, सेल्स टैक्स अलग चीज होती है, सेल्स Okay, ऑफ okay, गुड्स एक्ट अलग चीज है। Okay. ठीक, तो इस एक्ट के जो बचे हुए प्रोविजंस हैं, ये आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, यानी जो सेक्शन 1 to 75 यानी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हटाने और पार्टनरशिप एक्ट को हटा दे इसमें से, और बाकी जो कुल सेक्शंस बचे हैं, ये आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, उनके क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे, ये सब बताता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम जनरल कॉन्ट्रैक्ट एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब मैं आपके सामने दो स्टेटमेंट्स बोलूंगी। पहला मैंने समझे, मैं ये कहती हूँ कि हुस्ना के साथ प्रॉपर्टी का एक एग्रीमेंट किया। ठीक है, हुस्ना, आप और मैं एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं। है हुस्ना यहाँ पर? जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो अब मैं आपके सामने दो स्टेटमेंट्स बोलूंगी। पहला, मैंने हुस्ना के साथ प्रॉपर्टी का एक एग्रीमेंट किया, और दूसरा, मैंने हुस्ना के साथ प्रॉपर्टी का एक कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, पहले मैंने क्या कहा, हुस्ना के साथ मैंने प्रॉपर्टी का एक एग्रीमेंट किया, और दूसरे में मैंने कहा कि मैंने हुस्ना के साथ प्रॉपर्टी का एक कॉन्ट्रैक्ट किया। नॉर्मली लोगों को यानी आपको ये दोनों ही स्टेटमेंट्स कॉमन लगेंगे, राइट? लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, इसी तरह लोगों को भी ये कॉमन लगते हैं और सेम लगेंगे, क्योंकि नॉर्मल तो लोगों के हिसाब से यानी जनरल यूसेज में अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही सिनोनिमस टर्म्स होते हैं, पर ऐसा है नहीं। ओके, अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में काफी डिफरेंस होता है। सो आज मेरा ऑब्जेक्ट ये है कि आपको ये स्टेटमेंट अच्छी तरह समझा पाऊं। प्लीज टीम थोड़ा सा पेज चेंज करें और उस स्टेटमेंट को बताएं। यस, आई रिक्वेस्ट द एडमिन team to change the page, another page, yes, this page. ये थोड़ा गौर करें आप लोग, आज हमारा लेक्चर सारा इस दो स्टेटमेंट्स पर बेस्ड होगा, and you need to understand these two statements very clearly to understand what is a contract. ठीक है, the statement says all contracts are agreements, but all agreements are not contracts. ठीक है, all contracts are agreements, but all agreements are not contracts. इन दो स्टेटमेंट्स को समझने के लिए हमें दो टर्म्स समझने होंगे। वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट्स और अग्रीमेंट्स। इसके लिए हम एक बहुत सिंपल एग्जांपल समझते हैं पहले। ठीक है, आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिएगा या आप गौर से सुनिएगा। मैंने आपसे पूछा कि क्या आप मेरा लैपटॉप 30,000 में खरीदेंगे? ठीक है, और आप कहते हैं कि हाँ, मैं ये लैपटॉप 30,000 रुपए में आपसे खरीद लूंगा। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था, इसमें सिर्फ दो स्टेटमेंट का यानी, पर इन्हीं दो स्टेटमेंट से हम ये पूरे चेन ऑफ वर्ड्स समझेंगे और कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, वो चेन ऑफ वर्ड्स क्या है? ये एग्रीमेंट है मैम दोनों के बीच में। ये दोनों के बीच में अग्रीमेंट है। ठीक है, हाँ। मैंने क्या पूछा आपसे कि आप मेरा लैपटॉप 30,000 में खरीदेंगे, और आपसे मुझे ये जवाब मिला, अग्री किया हो। मानते हैं कि हाँ, मैं आपसे 30,000 रुपए में ये लैपटॉप खरीद लूंगा। ठीक है, तो
ये सिर्फ 2 स्टेटमेंट हमने किए यहाँ बनाए, लेकिन इससे हम एक चेन ऑफ इसी स्टेटमेंट को लेकर या इस एग्जाम्पल को लेकर हम एक चेन ऑफ टर्म्स को समझेंगे. प्लीज चेंज द पेज टू द डेफिनेशंस पार्ट. Team, I request you to change the page. हाँ, तो अब हम समझेंगे इसमें प्रपोजल क्या था, ऑफर क्या था, प्रॉमिस क्या था, कंसिडरेशन, अग्रीमेंट और एनफोर्सेबिलिटी और फिर कॉन्ट्रैक्ट. तो जब मैंने आपसे पूछा कि क्या आप मेरा लैपटॉप 30,000 रुपए में खरीदेंगे, तो ये जो मेरा स्टेटमेंट था ये था प्रपोजल या फिर ऑफर. देखिए, प्रपोजल और ऑफर दोनों सिनोनिमस टर्म्स होते हैं, यानी प्रपोजल इज इक्वल टू ऑफर. तो ये हो गया प्रपोजल. ठीक है. अब आपने मुझसे क्या कहा, आपने मुझसे कहा कि हाँ मैं आपका लैपटॉप 30,000 रुपए में खरीदूंगा. ये हो गया उस ऑफर का एक्सेप्टेंस. तो जैसे ही प्रपोजल या ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है वो बन जाता है प्रॉमिस. ठीक है, जो सेक्शन 2B में डिफाइन है. समझ आई आपको? Yes, ma'am. अब इस प्रॉमिस में कंसिडरेशन था क्या? हाँ था ना. मुझे 30,000 रुपए मिल रहे थे और आपको लैपटॉप मिल रहा था, है कि नहीं? तो इसको कहते हैं कंसिडरेशन. इन टर्न एक दूसरे को कुछ देना. ठीक है. वहां Yes. एक ऑफर हुआ और एक एक्सेप्टेंस हुआ. ऑफर किस चीज का था? ऑफर लैपटॉप का था. और एक्सेप्टेंस हुआ और बदले में क्या मिला? कंसिडरेशन क्या था? 30,000 रुपए. तो आपके लिए कंसिडरेशन क्या हुआ? लैपटॉप. और मेरे लिए इस प्रॉमिस का कंसिडरेशन क्या था? 30,000 रुपए. यस. तो जैसे ही ओके, तो जैसे ही प्रॉमिस में कंसिडरेशन सेटिस्फाई होता है वो बन जाता है हमारा अग्रीमेंट. जो सेक्शन 2E की मैं डेफिनेशन आपको समझा रही हूँ. ठीक है. तो इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा कि अग्रीमेंट कैसे बनता है. यस और नो? अब इन्हीं टर्म्स को हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत समझते हैं. सबसे पहले है 2B जो डिफाइन करता है प्रॉमिस को. ये कहता है एवरी प्रपोजल और ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. ओके. जैसे ही किसी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है वो बन जाता है प्रॉमिस. यस और नो? Yes, sir. ओके. एम आई क्लियर? Yes, yes. Until now. उसके बाद है 2E अग्रीमेंट, जो अग्रीमेंट को डिफाइन करता है और ये कहता है कि हर वो सेट ऑफ प्रॉमिस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन फॉर्म करते हैं वो होता है अग्रीमेंट. ठीक है. इट सेज द सेट ऑफ प्रॉमिस जो एक दूसरे के लिए यानी ऑफर और एक्सेप्टेंस के लिए कंसिडरेशन फॉर्म करते हैं वो होता है अग्रीमेंट. अब हम देखते हैं कि एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है. ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन किया गया है सेक्शन 2H में. अब देखिए, अग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सिर्फ एक रिक्वायरमेंट होती है कि हर वो अग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो वो बनेगा कॉन्ट्रैक्ट. और यही है 2H की डेफिनेशन. ठीक है. Every agreement enforceable by law is a contract. Okay, did you understand? देखिए, Yes, ma'am. हर वो अग्रीमेंट जो enforceable by law हो वो ही बनेगा कॉन्ट्रैक्ट. और यही कहता है सेक्शन 2H. It defines every agreement enforceable by law is a contract. अब ये एनफोर्सेबल का मतलब क्या होता है? Terms. टर्म्स एंड कंडीशंस.
which can be abide by the law, madam. For example, कोई जो है ना अनएक्सपेक्टेड चीज अगर अपन दो जने एग्रीमेंट कर लेते हैं तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है। आप नहीं अलग मैम, ये पर्सपेक्टिव में बता रहे हैं। मैंने आपको No, if you कॉन्स्टिट्यूशन don't भी do बताया this, था। continuation, madam, for certain time. if you don't do this, then you will face some consequences. नो यू ऑल आर No, एब्सोल्युटली, आप लोग con- कॉन्ट्रैक्ट के नजरिए से देख रहे हैं। एनफोर्सेबल एज अ टर्म आप समझाइए, मैंने आपको बार बार समझाया। कॉन्स्टिट्यूशन में भी मैंने एनफोर्सेबिलिटी बताई थी। कोर्ट कोर्ट जा सकते हैं मतलब। यस, शराइत और जवाबित एनफोर्सेबल। मोहतरमा, हाँ हाँ, शराइत और जवाबित वगैरह। एनफोर्सेबल का मतलब होता है जिसे लॉ फोर्स में ला सके, जिसे लॉ लागू कर सके। ठीक है, कबूल कर हम जहां सके। जाकर कोर्ट से क्लेम कर सके। एनफोर्सेबल का मतलब होता है जिसे लॉ फोर्स में ला सके, जिसे लॉ लागू कर सके। ठीक है, इसके टूट जाने पर हम कोर्ट से इसे क्लेम कर सके, इसको कहते हैं एनफोर्सेबिलिटी। ठीक है, एनफोर्सेबिलिटी को हम दो कॉमन एग्जाम्पल से समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे, उससे हम बेहतर समझें। ठीक है, मान लीजिए आपको अपने लिए एक टीवी चाहिए था, तो आपने अमेजोन पे अपने पसंद का टीवी सर्च किया और एक ऑर्डर प्लेस कर दिया और 40,000 रुपए ट्रांसफर भी कर दिए। अमेजोन आपका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेता है, 40,000 की कंसिडरेशन भी एक्सेप्ट कर लेता है, पर टीवी आपके घर डिलीवर नहीं करता है। तो अब आप मुझे बताइए कि आपके और अमेजोन के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है टीवी को लेकर, क्या कोर्ट उस अग्रीमेंट को फुलफिल करवा सकता है? Yes, ma'am. It's a breach of यस जी बिल्कुल। अगर आप कोर्ट में केस फाइल कर लें तो कोर्ट अमेजोन को ये कह सकता है कि वो या तो आपके पैसे वापस करवाए या आपको टीवी डिलीवर करे, है कि नहीं? तो ये हुआ एनफोर्सेबिलिटी। ओके, जो भी टर्म्स अग्रीमेंट अग्री किए गए थे उसे एक्शन में लाना, फोर्स में लाना। ओके, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कि मैंने अपने बेटे को कहा कि अगर तुम 12th में 80% से ज्यादा मार्क्स लाते हो तो मैं तुम्हें एक नया फोन दिला दूंगी। तो अब बोर्ड रिजल्ट्स में उसको 87% आ गए, मान लिए आ जाते हैं, और वो मुझे कहता है लाए मेरा फोन, और मैं कहती हूँ वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। ओके, क्या इस केस में मेरा बेटा मेरे अगेंस्ट केस कर सकता है? क्या No ma'am. कोर्ट नहीं क्या सर। कोर्ट ओके, क्या कोर्ट इस केस में कुछ भी कर सकती है? बिल्कुल नहीं, है ना। ये सिर्फ एक सोशल एग्रीमेंट था, यस, जिसे एंटर करते वक्त लीगल एक्शन लेना या रेमेडी हासिल करना हमारा इंटेंशन नहीं था। ओके, तो अब क्लियर हुआ कि एनफोर्सेबिलिटी क्या है। Yes, ma'am. Yes ma'am. सोशल एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं होते हैं, यस, लेकिन इन जहां इंटेंशन था, जैसे टीवी का एग्जांपल हमने लिया था, राइट, अमेजोन पर टीवी ऑर्डर प्लेस करना और अमेजोन का हमारे रुपए 40,000 रुपए एक्सेप्ट करना, ये खुद एक इंटेंशन था। इंटेंशन बताता है कि ये लीगली इन्फोर्सेबल है। ठीक है, यस, Ma'am, it should be like written ma'am. अगर it can be 3-4 written, लोग it can बैठे be हुए or हैं। it can be written, it can be oral, it can be assumed by the conduct of the parties. ठीक है, it can also be अब ये जो था conduct of the parties से हमको लगा है ना, अमेजोन पर हमने ऑर्डर प्लेस किया, उन्होंने पैसे एक्सेप्ट किए, तो ये ओरल था या कॉन्डक्ट ऑफ द पार्टी से हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये एक लीगली एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट था, यस और नो। तो कॉन्ट्रैक्ट्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो आगे हम डील करेंगे। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू इंशाल्लाह। तो अब क्लियर हुआ एनफोर्सेबिलिटी क्या है? यस मैम। ओके, मोहतरमा तो अब ये काबिल अमल
हाँ, काबिल Enforceability मतलब अमल या कोर्ट में आप उसको क्लेम कर पाना, ठीक है। जी अब ये जानते हैं कि अग्रीमेंट्स को एनफोर्सेबल कैसे करवाया जाता है, ठीक है। आपको आगे और क्लैरिटी आ जाएगी। अग्रीमेंट कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं ये भी हम समझेंगे। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि अगर कोई भी अग्रीमेंट सेक्शन 10 में जो कंडीशंस दिए गए हैं उसे फुलफिल कर लेते हैं तो वो अग्रीमेंट बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आपके सामने है ना सेक्शन 10, आप देख रहे हैं, आपको नजर आया सेक्शन 10? प्रीवियस पेज में ये नहीं हो रहा। यही पेज है, सेक्शन 10। यस मैम। ओके, तो अब कोई अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील होने के लिए हमें ये कंडीशंस फुलफिल करने होंगे, तब जाकर ये एनफोर्सेबल होगा। ओके हुसना, आप अभी पूछ रही थी ना कैसे एनफोर्सेबल होगा। जब कोई भी अग्रीमेंट दो लोगों के बीच में इन कंडीशंस को फुलफिल करता है तो वो एनफोर्सेबल हो जाता है और वो एक प्रॉपर लीगल कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील होगा। वो कंडीशंस क्या हैं? पहले है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। दे शुड बी एन ऑफर, दे शुड बी एन एक्सेप्टेंस, दे इट शुड बी लॉफुल ऑब्जेक्ट, और इसका जो कंसिडरेशन होगा वो लॉफुल होना चाहिए, और कॉम्पिटेंट पार्टीज के बीच में ये एग्रीमेंट हो। तो इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। सबसे पहला है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। देखिए, ऑफर या प्रपोजल किसी भी अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ओके, सबसे पहले होता है एक ऑफर, जिसे अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो दोनों ही पार्टीज के बीच में लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो जाते हैं, जिसके बाद अगर कोई भी पार्टी अपने पार्ट का क्लेम फुलफिल ना करे तो दूसरी पार्टी उससे अपना क्लेम फुलफिल करने के लिए मजबूर कर सकती है, ठीक है। इसलिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के साथ साथ देयर शुड बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है। एक ऑफर होनी चाहिए और एक एक्सेप्टेंस। समझ आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के साथ क्या और क्या होना चाहिए? इंटेंशन, राइट? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। चलिए इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको पिज्जा खाने का दिल चाह रहा है, तो आपने स्विगी में पिज्जा का होम डिलीवरी ऑर्डर कर दिया। अब किसी वजह से स्विगी आपको पिज्जा होम डिलीवर नहीं कर पा रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप स्विगी को कहेंगे कि तुम्हारे पार्ट की जो लीगल ऑब्लिगेशन थी पिज्जा डिलीवर करने की, या तो तुम वो करो या मेरे पैसे वापस करो, है कि नहीं? यस मैम। ओके, दूसरी तरफ स्विगी आपसे क्या कहेगा? अगर वो पिज्जा डिलीवर करता है तो वो कहेगा इस पिज्जा के जो भी चार्जेस हैं वो आप पे कीजिए। यस, यस और नो? यस मैम, यस मैम। ओके, तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होने के बाद दोनों ही पार्टीज के बीच में लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो जाते हैं। ओके, जिससे दोनों ही पार्टीज एक दूसरे को अपने क्लेम फुलफिल करने के लिए कह सकते हैं। तो पहली कंडीशन है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त देयर शुड बी एन इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल ऑब्लिगेशन आल्सो, ठीक है। इसे एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि आपने घर पर कहा कि मैं पिज्जा खाना चाहता हूं। आप घर पहुंचते हैं और आपको मिलती है खिचड़ी। ओके, अब बताइए क्या इस मौके पर क्या कोई भी कुछ कर सकता है? नो मैम। नहीं ना, खिचड़ी खानी पड़ेगी। यस,
because there was no intention to create a legal obligation. तो ये था पहला पॉइंट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, और साथ में होनी चाहिए इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन. ठीक है? Am I clear? Yes, ma'am, you're clear. Okay. Now, the second condition is lawful object या lawful consideration. ठीक है? Lawful object and lawful consideration दोनों को मिलाकर समझते हैं. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का जो भी ऑब्जेक्ट है और जो भी कंसिडरेशन है, दोनों ही लॉफुल होना चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जब मैं कह रही हूँ द टर्म लॉफुल इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में देखा, मैं आपको एक लैपटॉप ऑफर कर रही थी और आप मुझे 30,000 रुपए दे रहे थे. तो दोनों ही ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लॉफुल थे कि नहीं? वहां ऑब्जेक्ट लॉफुल था ना कि एक प्रॉपर चीज खरीदे, और कंसिडरेशन जो था वो दोनों भी लॉफुल थे. यस, लैपटॉप था बदले में और उसके बदले में मुझे पैसे मिल रहे थे. राइट? Yes. अब कुछ अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल कंसिडरेशन के एग्जाम्पल देखते हैं क्लैरिटी के लिए. मान लीजिए कि एक शख्स ने किसी यूनिवर्सिटी के पेपर्स लीक करवा लिए और वो उसे बेच रहा है. ठीक है? बी को, एक शख्स बी है और उसको बेच रहा है. तो बी ने कहा कि मुझे अगर तू लीक्ड पेपर देगा तो मैं तुझे 20,000 रुपए दूंगा. ए उसे वो पेपर्स दे देता है, पर बी पैसे देने से मना कर देता है. क्या ए इस सिनेरियो में कुछ कर सकता है? बताइए. कुछ नहीं कर सकता मैडम. नहीं, क्योंकि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, क्योंकि ये एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं. क्यों? क्योंकि उसका जो ऑब्जेक्ट था वो इलीगल था, वो अनलॉफुल था. यस? तो कॉन्ट्रैक्ट का जो भी सब्जेक्ट मैटर होता है, समझ आइए आपको, जो डील जिस चीज की हो रही है, जिस चीज की जो सब्जेक्ट मैटर होता है, मतलब ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों ही लॉफुल होना चाहिए. अगर यस और नो? यस मैम. अगर वो अनलॉफुल होते हैं तो वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, वो एनफोर्सेबल नहीं हो पाएगा. मैं समझा पाई आपको? यस मैम. ओके. तो और दूसरा क्या नजर आ रहा है हमको यहाँ पर? कॉम्पिटेंट पार्टीज. यस, कॉम्पिटेंट पार्टीज का क्या मतलब हुआ? कोई आइडिया है? कॉन्ट्रैक्ट कौन एंटर कर सकते हैं, बताइए. मैच्योर्ड पर्सन मैडम, और जो है ना इनसेंट पर्सन नहीं होना, और उसमें यस, उसके कुछ कंडीशंस हैं, मैं आपको अभी बताती हूँ. मतलब वो दो पार्टीज जो ऑफर कर रही हैं और एक्सेप्ट कर रही हैं, जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है, वो सारे पार्टीज कॉम्पिटेंट होने चाहिए. दोनों ही पार्टीज, एक जो पार्टी ऑफर कर रही है उसको भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, और जो पार्टी ऑफर एक्सेप्ट कर रही है उसको भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए. कॉम्पिटेंट से मुराद या कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कि दे शुड बी ऑफ साउंड माइंड. ठीक है? यानी वो लोग मजनून ना हो. ठीक है? मेंटली डिस्टर्ब ना हो. दे शुड बी ऑफ साउंड माइंड, अंडरस्टैंडेबल नेचर, उनको कॉन्ट्रैक्ट को समझने वाली यानी सलाहियत हो. ठीक है? फर्स्ट थिंग इज दे शुड बी ऑफ साउंड माइंड. सेकेंडली दे शुड बी मेजर. ओके? यानी अबव 18 years हो. दे शुड बी केपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन डिसीजन. तो मेजॉरिटी की एज क्या फिक्स की गई है इंडिया में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत? 18 years. Above 18 years. Okay? So they should be major, that is above 18 years. They should be capable of making their own decisions. और तीसरी चीज है, they should not be disqualified by law. ठीक है? Disqualified by law का मतलब क्या हुआ, बताइए. क्या कोई बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है? नहीं मैम. Okay, these can be the examples for
disqualified by law. ठीक है? Yes. They should not be alien enemies. ठीक है? They should not be from somewhere from other planet. Okay. ठीक है? So what are the important points to remember when you say the parties should be competent to the contract? Pehla, ki they should be of sound mind. They should be major, that is above 18 years of age, should be capable of taking their own or making their own decisions. Or तीसरा है, they should not be disqualified by any law. They should not be alien enemies. तो ये एक और point हमने clear किया, ठीक है? That fourth point, that is competent parties. जो भी contract enter करेगा उनको उनकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है? यही Madam- लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं. Disqualified by any law बोले तो? डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, क्या एक इंसॉल्वेंट है या कोई बैंकरप्ट किसी कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, अब उसके पास कोई चीज है ही नहीं, पैसा है ही नहीं, राइट? सो कैन ही एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? No, madam. No. Will you make a deal with such person? No. Ma'am, he is disqualified and he is selling property. Disqualified and selling property. So हाँ will you मैम, वो purchase बैंकरप्ट हो property? गया, वो अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है कोई. Huh. So then again, if that disqualification is removed by competent court, he will resume his competency. Then you can enter, okay? Or to repay the loans, he can still. That is absolutely a different scenario. Yes. The court will auction his properties to fulfill the debts and all. Yes or no? Yes, madam. Court will not disqualify him unless and until he runs out of all assets, ना madam. पूरा Yes. खत्म होने के बाद मिस होता हो. Yes. So is it clear now? See, if the court again declares him solvent, he can enter. कोई भी नहीं झिझकेगा ना उसके साथ करने के लिए. Yes or no? That is absolutely understood. Okay. Yeah. Okay. So can we go ahead with free consent? The last condition. Please. Okay. So जो भी parties contract enter करती हैं, जो भी वो ऑफर या एक्सेप्ट करती हैं, ये सारी चीजें फ्री कंसेंट से होनी चाहिए, ठीक है? अब मैंने सिर्फ कंसेंट क्यों नहीं कहा, फ्री कंसेंट क्यों कहा, एक एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लीजिए किसी ने आप पर बंदूक रखी और कहा 10,000 रुपए निकालो वरना मैं गोली चला दूंगा. इससे डरकर आपने पैसे उसे दे दिए. तो ये जो एक्ट था कि उसने ऑफर किया कि पैसे निकालो और आपने एक्सेप्ट कर उसे जो पैसे दिए, क्या ये आपकी मर्जी से हुआ? नहीं मैम. नहीं. क्या आपकी जो कंसेंट है वो यहाँ फ्री है? नहीं. यस. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी यही कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते वक्त अगर दोनों में से किसी भी पार्टीज की जो कंसेंट है वो 5 चीजें यानी कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, आपको यहाँ नजर आ रही हैं, कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये एनफोर्सेबल नहीं है. ओके, ये एनफोर्सेबल नहीं होता है. तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते वक्त आपकी जो कंसेंट होनी चाहिए वो फ्री होनी चाहिए. तो जब भी कोई अग्रीमेंट एनफोर्सेबल की ये सारी कंडीशंस फुलफिल कर लेता है, वो अग्रीमेंट बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. और क्या है वो? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लॉफुल ऑब्जेक्ट, ठीक है, लॉफुल कंसिडरेशन हो, पार्टीज कॉम्पिटेंट हो, और जो वो कंसेंट है वहां उसमें कॉन्ट्रैक्ट एंटर होने के लिए वो फ्री कंसेंट हो. It should not be influenced by coercion, mistake, fraud, undue influence or misrepresentation. ठीक है.
तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते वक्त आपकी जो कंसेंट हो वो भी फ्री हो, ठीक है, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल, ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होगा। तो ये सारी कंडीशंस फुलफिल कर जो भी एग्रीमेंट कर लेता है वो एग्रीमेंट बन जाएगा एक लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। और वो एग्रीमेंट जो ये कंडीशंस नहीं फुलफिल कर पाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते हैं, ठीक है। तो हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो होता ही होता है, पर सिर्फ वो एग्रीमेंट जो ये कंडीशंस फुलफिल कर पाते हैं वो ही बन पाते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। यही है स्टेटमेंट का मतलब। प्लीज वो पेज शेयर करें। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। यस, समझे आप लोग अब इस स्टेटमेंट को? यानी हर कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट्स तो बहुत होंगे, है ना, लेकिन जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होंगे सिर्फ उन्हीं को हम लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। यस, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स और आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है क्लास? Yes, ma'am. Okay. Any doubts in this? Give me 5 minutes break, please. Sure, ma'am. Ali bhai, roll number 42, please mute. रोल नंबर 42 अली भाई साहब, थोड़ा म्यूट करिए आप, जो है ना आपके पास से बहुत आवाज आ माजिद भाई। I am unable to mute myself. I am trying from my side. अच्छा अच्छा, सिस्टर तौहीद, कैन यू प्लीज हार्ड म्यूट? Ali, you can leave the meeting and come back again. I think then your controls will be working. Okay, fine. Yeah, that's what I was about to tell Majid bhai. Your voice is very effective. You can explain him better. So, okay, class. Did you understand what is the proposal, what is the promise, what is the consideration, agreement, enforceability और फिर contract क्या होता है? Yes. जी मैडम। जी मैडम। Yes, आज हमने ये सारे ही definitions इन examples के तहत समझ लिए हैं। तो आप contracts आप जब एक्ट पढ़ेंगे प्लीज नोट कर लें द टर्म प्रपोजल। प्लीज स्क्रीन शेयर करना डेफिनेशंस वाला, इनको नोट कर लीजिएगा और ये डेफिनेशंस को प्रिपेयर कर लें। प्रॉबेबली आपको एग्जामिनेशन में इन डेफिनेशंस को भी पूछा जाएगा, ठीक है? नहीं, पहले इसके ऊपर वाला पेज। यस, नहीं, इसके और आगे लें, प्रपोजल, प्रॉमिस, कंसिडरेशन वगैरह जहां लिखा हुआ था सेक्शन 2B, 2E, 2H। तौहीद आप प्लीज, हाँ ये वाला देखें, ये नोट कर लें। ये डेफिनेशंस की तैयारी करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में। नोट कर रहे हैं आप लोग? Yes, ma'am. ओके।
थोड़ा सा वही पेज रहने दे. Yes. Kindly note down these terms. These are the definitions you are supposed to remember in under Contract Act. अच्छा, इसमें से आपको किसी आज जो लेक्चर हुआ था, it spoke about section 10 also. हम एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है वो हमने जाना, और जनरल कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशंस है उसको हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत समझा, उसकी डेफिनेशंस के तहत समझा. देन फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो प्रोविजंस हैं, जो कंडीशंस हैं, अकॉर्डिंगली वी अंडरस्टूड हाउ एन एग्रीमेंट इज कन्वर्टेड टू अ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, हाउ सेट ऑफ प्रोमिसेस become a part of the agreement, or how they become agreement, and how they are converted to enforceable contract. ठीक है, तो हमने आज प्रॉपरली एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे एंटर किया जाता है वो हमने समझा. Is that clear? Any doubts of today's lecture? किसी को कोई डाउट नहीं है? चलें, let me ask some questions. Sure, madam. Sure. माशाल्लाह. मिसरिप्रेजेंटेशन का एग्जांपल. चलें, आप लोग दें एक. सिर्फ मिसरिप्रेजेंटेशन क्यों, सभी को सभी का कोई एग्जांपल दें. मोहतरमा, हाँ ये आपने बताया था ना डिस्क्वालीफाई बाय लॉ, तो हाँ. कानूनी पढ़ाई में नाअहल जो है, हमको वो कानून एक पॉइंट समझ में नहीं आया. कानून कानून की पढ़ाई, कानून के बारे में जो नाअहल होते हैं वो बता रहे हैं इसमें. ऐसे हाँ. तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है लॉ के बारे में ना. देखिए, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में आप ले लेना जो मजनून है, वो खुद अच्छा. डिस्क्वालिफाइड है कि नहीं है? माइनर जी, है, वो खुद डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है कि नहीं है? लेकिन एलियंस है, वो वो खुद तो पॉइंट आप डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. हाँ वो पॉइंट आपने अलग से बताया ना कि आकिल होना, बालिग हाँ होना, हाँ, वो लेकिन अलग वो पॉइंट है. इसी से रिलेटेड है, वो पॉइंट अलग बताया. लेकिन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ इन्हीं लोगों को कहेंगे ना. लॉ इनको इजाजत नहीं देता कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, है कि नहीं? जी अच्छा, जी वो अच्छा, इंटर रिलेटेड ही है. ठीक है, आप जी सबको अच्छा. भी समझ आई बात. बैंकरप्ट हो गया कोई, इंसॉल्वेंट हो गई है कोई कंपनी, बैंकरप्ट हो गई है कोई, इंसॉल्वेंट हो गया है. ठीक है, ये भी मैडम तो और एक एग्जांपल भी हो सकता है ना, कोई शख्स जो है ना, अगर कोई जेल काट रहा है तो ही इज नॉट yes. अथॉराइज्ड टू मेक कॉन्ट्रैक्ट, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. Can you say that? Is he disqualified by law just because he is behind the bars? No. No, ma'am. No. Proper example could be a minor, right? A minor cannot enter into a law because the law clearly says that anybody who is below the age of 18 years cannot enter into law. और ना वो ऑफर कर सकता है, ना वो उसकी ना वो खुद एक्सेप्ट कर सकता है. Offer and acceptance both are not possible for a minor. Yes. Yes. क्या ये बेस्ट एग्जांपल्स नहीं है? माइनर होना, अनसाउंड माइंड का होना. यस. जी मैडम. एलियन एलियंस होना. दीज आर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. यस और नो? जी. ओके, ठीक है. और कोई पूछ रहे थे मिसरिप्रेजेंटेशन के बारे में? बताइए कोई, आप लोगों में से बताइए. ये तो देखिए, ये तो हम डेली कॉन्ट्रैक्ट के हर टर्म को हम डेली यूसेज में, ऐसा कोई नहीं है कि जब तक हम किताब ना पढ़े हमको समझना है कि नहीं? बताइए. पहला वाला क्या था? फ्री कंसेंट. हमने आपको एक एग्जांपल दिया था कि फोर्सफुली ही इज नॉट सपोज टू, यानी बंदूक तान ली और फिर उसने डर के पैसे दे दिए. ठीक है, उसको क्या कहेंगे? व्हाट इज इट? व्हाट कैन दैट बी कॉल्ड? एक्सटॉर्शन. इट इज कॉल्ड कोएर्शन. कोएर्शन कह सकते हैं, है ना? वो जी. कोएर्शन के लिए एक एग्जांपल था. फोर्सफुली उसको मजबूर किया गया.
यस। जी। चलें, अनड्यू इन्फ्लुएंस का कोई बताएं, अनड्यू इन्फ्लुएंस किसे कहेंगे? अब वो पॉलिटिकल प्रेशर लाके जो है ना, अगर अपन कुछ से भी बड़े लालच दे के करना, ठीक है, और फिर पलट जाना। जी। लालच देना किसी चीज का, अनड्यू इन्फ्लुएंस करना, अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके उस पर इन्फ्लुएंस करना किसी को, ठीक है, जी। यानी अपने बिहेवियर से एज्यूम करवाना कि, या फिर अपनी पोजीशन से, अपने दिखावे से उसको महसूस करवाना। जैसे अक्सर यानी प्रॉपर्टीज को ले लें, ठीक है, बंदा लगता है वो अंदर से बहुत बिल्कुल ही यानी उसके पास इतनी पोटेंशियल होती नहीं है, लेकिन उसका दिखावा ऐसा है कि बहुत जायदादों का मालिक है, ठीक है, और वो जायदाद बेच रहा है, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि वो तो मालिक था ही नहीं, वो तो एक जॉइंट प्रॉपर्टी थी। लेकिन उसका जो दिखावा था एक अनड्यू इन्फ्लुएंस था ना, यानी लोगों को लगा कि ये मालिक, जायदाद का मालिक है, और लोगों ने इसके साथ एंटर कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, है कि नहीं? जी। लेकिन पता चला बाद में कि वो एक जॉइंट प्रॉपर्टी थी और उसका हक नहीं है। वो शेयर होल्डर तो होगा, लेकिन वो एक्चुअली वो सारी जायदाद उसकी थी नहीं, लेकिन उसे अनड्यू इन्फ्लुएंस किया ना, दिखावा कैसे किया कि वो सारी जायदाद का मालिक है, ठीक है। बाहर लोगों को क्या पता है कि ये प्रॉपर्टी एक जॉइंट प्रॉपर्टी है कि किसी की सोल प्रोप्राइटरशिप है कि नहीं, सोल ओनरशिप है, ऐसे हो सकती है ना सिचुएशन। अच्छा, मिस्टेक के लिए भी ये एग्जाम्पल हो सकती है। यस, आप लोग दें कुछ एग्जाम्पल, फ्रॉड का एग्जाम्पल दें। डबल रजिस्ट्रेशन मैम, हाँ 2 times registration, double registration. हाँ, यस, बार बार रजिस्ट्रेशंस करवाते हैं लोग, जमीन, एक ही जमीन को 1000 बार बेची जाती है ना, ये फ्रॉड है। तो क्या क्लेम किया जा सकती है ऐसी प्रॉपर्टी? नहीं क्लेम की जा सकती है ना, उसको पैसे वापस करने पड़ेंगे। यस और नो? मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है बताइए? अभी जिसने सवाल किया वही बताए। अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया, मान लीजिए कोई एक शख्स है और वो एक बिल्डिंग में रहता हो, ठीक है, और वो पोजीशन में भी है उस बिल्डिंग की, और वो बेचना चाहता है, ठीक है। उसने मान लें एक एडवर्टाइजमेंट दिया, और लोग आ गए और इंस्पेक्शन किया और देख भी लिया कि हाँ ये बंदा पोजीशन में है, ठीक है, और उन्होंने उसको पैसे भी दे दिए, ठीक। बाद में जाकर पता चला कि ये तो जॉइंट प्रॉपर्टी थी, वो तो बस एक शेयर होल्डर है उसके अंदर, उसमें थोड़ा उसका कुछ शेयर है, एक 2 कमरों का, लेकिन उसने सारी बिल्डिंग बेच दी। यस और नो? तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ कि नहीं हुआ? यस मैम। समझ आया अब आपको? कल मैं कुछ रिलेटेड केसेस डिस्कस करूंगी, ठीक है, आपके साथ। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस लेट्स डिस्कस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, जहां आपको ये सारे टर्म्स समझ आएंगे, कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, फ्रॉड वगैरह, ठीक है। और ये जो कॉम्पिटेंसी थी पार्टीज की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, उसको भी हम समझेंगे कुछ केसेस को लेकर, ठीक है। आप भी कुछ एग्जांपल्स, आप भी कुछ तैयारी करके आइए, कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक और फ्रॉड पर, ये मिसरिप्रेजेंटेशन पर, ठीक है। मैम, हाँ, मिसरिप्रेजेंटेशन में अगर अपन कोई चीज अज्यूम कर लिए, कोई चीज को देख के कुछ अज्यूम करे पर उसके बाद वो वैसा नहीं है, तो 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 कैंसिल हो सकता है ये कॉन्ट्रैक्ट? बिल्कुल कैंसिल हो सकता है। देखिए, आप एज्यूम कैसे कर लिए, उसने कुछ जाहिरी तौर पे आपको ऐसा मजबूर किया होगा ना, बज़ाहिर उसने आपको मिसगाइड किया होगा, तभी तो आपने एज्यूम किया। यस और नो? पर उन्हें जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के टाइम पे मैं जो बोला, मैं उसका जैसे कि गारंटर हूँ, पर आपके अजम्पशंस का नहीं बोल के, तो नहीं, बट बिहेवियर आल्सो इज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यस,
आपका बिहेवियर जो है, आपने बिहेव ऐसे किया कि सामने वाली पार्टी को आपने कन्विंस कर लिया। आप ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। यस, यस, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स आर ओरल, assumed, not only written, they can be oral also, they can be assumed by behavior of the parties also। ठीक है, जब उसकी क्लैरिटी आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने पर आएगी। ओके ओके। Contract is valid, ma'am? आप आई एम नॉट ट्राइंग टू गो इनटू दीज डिटेल्स, क्योंकि ये बहुत बड़ी लेक्चर हो जाएगी। कोएशन पर एक 2 आवर्स की क्लास हो सकती है, सिर्फ इन कंडीशंस पर 2 आवर्स की क्लास हो सकती है। लेकिन आपको एट दिस जंक्चर, आप एंट्रेंस लिख रहे हो, आपको बस इतने टर्म्स याद रखने जरूरी हैं। कोएशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, इनके चलते, इनके बेसिस पे जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए जाएं वो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कैंसिल किए जा सकते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, कोर्ट विल नॉट फोर्स यू, और द अदर पार्टी कैन नॉट फोर्स यू टू अच्छा चलें, मिसरिप्रेजेंटेशन का एक और एग्जांपल सिंपल सा लेते हैं। ठीक है, एक समझे एक लड़का माशाल्लाह दिखने में लईम शईम है, ठीक है, लेकिन है वो 18 इयर्स का नहीं, वो है सिर्फ 17 इयर्स का। ठीक है, चले उसने अपनी पर्सनालिटी के तहत आपसे कह दिया कि वो 18 इयर्स का है और आपसे कुछ चीज खरीद ली, समझे एक बाइक खरीदी और आपको पैसे दे दिए और आपने एक्सेप्ट भी कर लिए, आपको लगा हाँ 18 इयर्स का होगा। क्या आप उसकी बर्थ सर्टिफिकेट लेते घूमेंगे उस वक्त, चेक करेंगे? नहीं ना। समझ आ रही है आपको? क्या ये मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है? हेलो, यस यस समझ आ रही? ये एग्जाम्पल समझ आया? कन्विंसिंग है कि नहीं ये एग्जाम्पल? आजकल बच्चे नहीं कर रहे, बच्चे होते तो नहीं है मेजर, लेकिन वो अपने आप को मेजर बताकर जो है करते हैं कुछ काम जो ओनली एडल्ट्स को करना चाहिए, है ना। कई जगहों पे लीगली दे आर नॉट अलाउड टू एंटर अ प्लेस, और लीगली दे आर नॉट अलाउड टू be part of that activity or contract। yes, लेकिन वो करते हैं, है ना। तो इस तरह से बाद में जिम्मेदार वो हैं कि हम हैं? दोनों भी हो जाते हैं। हम ही होंगे। yes, we are not supposed to enter into any contract with a minor, but a minor can misrepresent। तो वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होगा जो मिसरिप्रेजेंटेशन के तहत आपको गुमराह करके एंटर किया गया। ठीक है, वो एनफोर्सेबल नहीं होगा। Am I clear now? Yes, ma'am. Okay, मुझे लगता है इसको मैं आपको केस लॉस के तहत बेहतर समझा पाऊंगी, एंड आई विल डू दैट टुमारो। मे बी खालिद सर की क्लास 1 आवर होगी, कल ले रहे हैं ना खालिद सर? हाँ बोले तो मैडम कर लेंगे मैम। हाँ, मैं एक्चुअली आपको 2 आवर्स हेल्ड अप नहीं रखना चाह रही थी, और अगर मैं आपको हेल्ड अप रखूं तो 4 4 आवर्स भी रख लूंगी, ठीक है। इट्स अप टू मी। लेकिन आई थॉट कि आपको वहाँ इवनिंग क्लासेस भी हो रहे हैं, आई शुड नॉट मुझे ऐसा लगा कि आई शुड नॉट, लेकिन माशाल्लाह क्लास सारी एंथुजियाज्म में लग रही है, तो इंशाल्लाह मैं कल से ज्यादा आवर्स लेना स्टार्ट कर लूंगी। इजाजत है आप लोगों की? यस मैम, अभी 8 दिन ही है मैडम, तो हाँ? 8 दिन ही है? 8 दिन काफी है, 16 घंटे हो गए ना 2 आवर्स के तहत। ओके, ठीक है, डोंट परेशान मत होइएगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को डिटेल में नहीं समझा रही। आई विल रेस्ट्रिक्ट इट टू एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न। हाँ, लेकिन ये जो है कुछ केस लॉस के साथ हम डिस्कस करेंगे, आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, हाँ हुस्ना, आपका क्या सवाल है, पूछिए। मोहतरमा, मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब गलत फहमी लेंगे या गलत बयानी लेंगे? गलत बयानी ले। वही सवाल था मोहतरमा। ठीक है, ओके।
Okay, tomorrow I will discuss some case laws so that आज का concept आपको और भी clear समझ आए, ठीक है? वो important case laws आपको throughout your practice also आपको जरूरत पड़ती रहेगी. So maybe 1 hour मैं सर की क्लास ले लूंगी and you may leave today. आज हम क्लास को wind up करते हैं यहीं पर. किसी को कोई डाउट है? Until now, there is no doubt, ma'am, for me. No, as far as here, all the concepts are clear. Yep. आपको कल आज ओके कल आपने ये डेफिनेशंस जरूर याद करके क्लास में आने होंगे. मैं आपको पूछूंगी. डेफिनेशंस को मैंने हमारी यूसेज लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किया. प्लीज जाइएगा, इन डेफिनेशंस को प्रॉपरली चेक करिएगा और कोई डाउट्स हो तो प्लीज पेन डाउन योर डाउट्स एंड कम टू द क्लास टुमारो. ओके क्लास? ओके मैडम हम पीपीटी शेयर कर. हाँ, पीपीटी शेयर कर लें. in the group. Yes, Tawheed, kindly share the PPT in the group, please. Sure, ma'am. Okay, and kindly stop the recording. I'll be here for another 2-3 minutes. Class के साथ हूँ मैं. Recording stopped. ठीक है. Okay. तो प्लीज ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू अच्छे से प्रिपेयर करिएगा. मे बी फिजिकल क्लास आप लोगों की एक जैसी ओरिएंटेशन थी, एक मोटिवेशनल क्लास भी हम लोग प्लान कर रहे हैं. इंशाल्लाह ये वाइंड अप जो हो जाएगा. कैसी चल रही हैं आप लोगों की दूसरी क्लासेस? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम अच्छी चल रही हैं. आमिर करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं मैडम, इकोनॉमिक थिंग्स पढ़ा रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं. ओके, वेरी गुड. कैसा एक्सपीरियंस है आमिर सर की क्लास का आप लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, वास्ट नॉलेज है मैडम आमिर सर की भी तो. अल्हम्दुलिल्लाह. ओके. अच्छा, मेरी एक गुजारिश थी आप लोगों से. देखें, कार्तिक है यहाँ पर? कार्तिक, आजकल आप बड़े खामोश हैं. कार्तिक, आशीष नहीं है यहाँ पर? आशीष नहीं है शायद आज. कार्तिक है, कार्तिक लॉग्ड इन है मैडम. ओके. आशीष बहुत एक्टिव हुआ करते थे. आजकल आशीष खामोश होते हैं. क्लास में जब लास्ट क्लास एक पेपर हमने डिस्कस किया तब भी कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने. ठीक है, आई होप सभी अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करें. लास्ट डेज हैं. देखें, जब भी कोई फैकल्टी आती है तो उसे छोड़िएगा नहीं. हमें अच्छी तरह ग्रिल करने से पहले हम आपको ग्रिल करें, ठीक है? दिस इज द करेक्ट टाइम जब आप अपने सारे डाउट्स क्लियर करके जाएं. ओके. और एक मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ 2-3 मिनट और रुकने के लिए. लास्ट yesterday और डे बिफोर yesterday हमने एक फ्लायर आपके साथ ग्रुप में शेयर किया था और मैं इसको लेकर बहुत ही ज्यादा एंथुजियास्टिक हूँ. मुफ्ती उमर आबिदीन साहब की जो क्लासेस होने वाली हैं. कल भी माशाल्लाह जब सर की एक वेबिनार था, आप में से कईयों ने मेरे ख्याल से 9 से 12 स्टूडेंट्स ने जो है इसमें शिरकत की थी. दे पार्टिसिपेटेड. यहाँ पर हैं कोई मौजूद? शोएब, आप थे शायद कल, राइट? जी मैडम, मैं भी था, बाहर हूँ. हाँ, रूहीना थी वहां पर, शोएब थे, अस्मा थी. अस्मा, मैं भी था मैम. यस माशाल्लाह आप लोग सब थे. ठीक है. आप लोगों को कुछ फायदा हुआ कल की क्लास से? माशाल्लाह बहुत अच्छा फायदा हुआ. थोड़ा सा आप लोगों को उनका पर्सपेक्टिव समझ में आया, वो किस तरह समझाते हैं क्लास? कोई एक पॉइंट याद दिलाइएगा. मैं थोड़ी देर उसी के बारे में डिस्कस करने के लिए रुकी हूँ यहाँ पर. और आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज इन क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा. हाँ, दीज आर पेड क्लासेस, लेकिन यहाँ फीस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट जितना कि हमको फिक्र जानना इम्पोर्टेंट है. देखें, आज मैं खुद बहुत सारे केसेस डील करती हूँ. जैसे इनहेरिटेंस हो गया,
देखिए, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हों या हम खुद हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ को ले लें या फिर कोई और क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियन भाई हों हमारे, जब कोर्ट में पर्सनल लॉ के केसेस जैसे इनहेरिटेंस के केसेस है ना, इनहेरिटेंस के केसेस जब होते हैं तो ये पर्सनल लॉ के तहत ही कोर्ट डिसाइड करता है। अगर हमारे हिंदू भाई अप्रोच करेंगे तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत डिसाइड होती है कि नहीं कार्तिक? यस कार्तिक, अब तो बात करो। ठीक है, कार्तिक की मर्जी। तो दे डिसाइड, दीज आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू पर्सनल लॉ ऑफ द पार्टीज टू द कोर्ट। ठीक है, उसी तरह हमारी जब मीरास डिसाइड होती है, हमारी जब इनहेरिटेंस की कोर्ट तक जाती है बात, तो इट विल डिसाइड अगेन अकॉर्डिंग टू मुस्लिम पर्सनल लॉ। तो इसीलिए मैं चाह रही थी कि हमारी जो एडवोकेट्स की फ्रेटर्निटी है, हमको मुस्लिम पर्सनल लॉ भी सीखना चाहिए, जिसे हम फिक्ह कहते हैं, राइट? यस। और अल्हम्दुलिल्लाह जितना यानी इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो जितना मुफ्ती साहबा फ्रेटर्निटी जानते हैं, उतनी ही नॉलेज हमको भी होती, चाहे हमने प्रॉपर मुफ्ती का हम नहीं हो, लेकिन हमारी किताबों में भी लीगल बुक्स के थ्रू भी हमको वो कॉन्सेप्ट पता होता है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हमको इसको और बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए प्रॉपर फिक्ह को जानना भी बहुत जरूरी है। यही मकसद था कि ये भी एक मकसद था कि हम आप लोगों को लॉ की तरफ जो है यानी प्रमोट करें, लॉ जुडिशरी की तरफ, क्योंकि आपको फिक्ह जानना चाहिए और लॉ भी जानना चाहिए। साइमल्टेनियसली दोनों एरियाज को जानकर हम सोसाइटी को, कम्युनिटी को बेटर सर्व कर सकते हैं एज फार एज पर्सनल अफेयर्स। और सी इनहेरिटेंस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मीरास, खुद हुस्ना आप मुझे करेक्ट करिएगा, मैं एक सिर्फ मफहूम बता रही हूँ कि जिसने मीरास का कानून जाना उसने आधा दीन जान लिया। ठीक है, है कि नहीं हुस्ना? क्या मैं ठीक कह रही हूँ? बिल्कुल मोहतरमा। हाँ, तो इसीलिए मेरी आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है, आप लोग अपनी मर्जी से, और ये क्लासेस ऑनलाइन है। देखिए पहले हमको जो है ना एक मदरसे में, हुस्ना आपको शायद मदरसे में रहना पड़ा था, राइट? जी जी मोहतरमा। हाँ, लेकिन हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे घर पर ही मदरसा आ रहा है। ई मदरसा जो स्टार्ट किया मुफ्ती उमर आबदीन साहब ने, एंड इट इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एंड इंटरनेशनली वेरी फेमस हो गया है ये। एंड ऑनलाइन क्लासेस इसकी होती हैं, इसके प्रॉपर एग्जामिनेशंस भी होते हैं। मैं देख रही हूँ आपने मुझे उमर सर ने मुझे अलाउ किया था, मैं 2 ऑफिशियली वहां पर स्टूडेंट, रमजान में नहीं थी, हमने रमजान विद इत्कान भी किया और वहां पे बड़ा मैंने फायदा उठाया और देखा कि किस तरह उनको एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, प्रॉपर टर्म वाइज एग्जाम्स भी होते हैं, उनके ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, उनको सर्टिफाइड भी किया जाता है, उनकी सर्टिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड भी है। मैं आपको बता दूं, ई मदरसा की सर्टिफिकेशंस आर रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशंस। तो आप बिल्कुल सीखिएगा, ब्रिज कोर्स एटलीस्ट सीख लीजिएगा। मैं अभी ब्रिज कोर्स में मैंने भी एडमिशन दिया है और मुझे लगता है कि आप लोगों को फायदा होगा। और उनकी क्लासेस में मैंने जो एक बेहतरीन चीज गौर की है, जो हम हमेशा हम सबका ईमान है और यकीन है कि कुरान मुकम्मल निज़ाम हयात है हमारे लिए, राइट? कुल मुकम्मल निज़ाम हयात है। और तो मुझे हमेशा लगता था कि इसको यानी जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ऑफिशियली, हम फतवे लेने के लिए चले जाते हैं, प्रैक्टिकली हम लोग उसको यूज नहीं करते। लेकिन जब क्लासेस में मैं बैठ के मैं सुन रही हूँ क्लासेस, मुझे वो पर्सपेक्टिव भी समझा, यानी उमर सर की क्लासेस में बड़ी क्लैरिटी होती है। कल कुछ क्लैरिटी दी उन्होंने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का बताया, तो जो मस्जिद खुबा की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामीर कर रहे थे, जैसे ही मदीना आप तशरीफ ले गए
पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद खुबा की बुनियादें रखी और किसी के पास रुके और उसके बाद फिर 7 माह रुके और उसके बाद उन्होंने अपना घर तैयार किया, राइट? यही बताया था ना अहमद हुस्ना आप लोग थे वहां पर, यही बता रहे थे, राइट? उसके बाद उमर सर हजरत ने अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के हाँ, पास थे। उसके बाद उमर सर ने वहां एक कुछ पॉइंट आउट किया। उन्होंने क्या कहा था आपको याद है कि कोई भी मुस्लिम सोसाइटी बनती है, कम्युनिटी बनती है, तो आज के दौर में भी हमको ये ख्याल रखना चाहिए कि वहां पहले बुनियाद मस्जिद का डाला जाए, है कि नहीं? उन्होंने ये पॉइंट कहा था, कल गौर किया किसी ने इस बात को? तो इस तरह ही रिलेट्स, वो जो भी एक्सप्लेन करते हैं, ही रिलेट्स टू द प्रेजेंट पर्सपेक्टिव, और या फिर उसको हम अमल में किस तरह ला सकते हैं। एक मस्जिद को लेकर ही नहीं है, फिर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात कही उन्होंने, है ना? आप लास्ट जब एंड हो रहे थे, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कही। जब मदीना का ट्रीटी ऑफ मदीना बनाया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिकमत, पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था वो, आप लोगों ने गौर किया वो भी? इट वॉज द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और वहीं पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को सिखाई, किस तरह से दूसरों को भी अपने मजहब को प्रैक्टिस करने की आजादी दी जाए और कैसे हम उसकी दूसरे मजाहिब की इज्जत करें, कैसे उनकी प्रैक्टिस को डिस्टर्ब ना करें। यस यस और नो? तो इस तरह से उनकी क्लासेस जो होती हैं प्रेजेंट पर्सपेक्टिव्स और से भी एक्सप्लेन की जाती हैं। तो प्लीज आप लोगों में जो भी इंटरेस्ट रखते हैं, मुझे जो है आप लोग प्लीज अपने नाम फॉरवर्ड करें, और सितंबर फर्स्ट वीक से शायद क्लासेस स्टार्ट होंगी। मैं भी आपके साथ एक स्टूडेंट होंगी ऑफिशियली उस वक्त, अगर आप में से कोई ज्वाइन होगा तो प्लीज वो पर्सनली मुझे कांटेक्ट करें, आप लोग अपना नंबर दें, मैं फॉरवर्ड कर दूंगी इंशाल्लाह। यही मुझे कहना था, प्लीज ज्वाइन द क्लासेस। और वो शाम को होते हैं 7:30 से 9:30 तक उनकी क्लासेस होती हैं, ठीक है? उसमें आपको दरसे कुरान, दरसे हदीस, अरेबिक एज लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। दे विल टीच यू अरेबिक, दरसे हदीस, दरसे कुरान एंड फिक्ह। ये 4 आपको जरूर इसके ऊपर जो है क्लासेस रिवॉल्व करेंगी, ठीक है? थैंक यू सो मच क्लास।